Hello, we are going to study vectors. तो सबसे पहले देख लिया जाए कि what are vectors. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है? तो तुम्हारे घर से इस तरह का रास्ता है और इस रास्ते से तुम अपने स्कूल तक गए. मान लिया कि एक्चुअल पाथ लेंथ इज 7 किलोमीटर, ठीक है? तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो है तुम्हारा डिस्टेंस. एक शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सपोज तुम्हारे घर से स्कूल तक अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोला जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर और डिस्टेंस इस एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं 7 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें दो चीज बोलना होगा. पहला बोलना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 5 किलोमीटर और इसका डायरेक्शन तुम्हारे घर से स्कूल की तरफ है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ विथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में है 5 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल. तो डिस्प्लेसमेंट बोलने के लिए तुम्हें डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा. लेकिन अगर तुम डिस्टेंस बोलते हो तो डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर. डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट में दो पार्ट हुआ. पहला 5 किलोमीटर और दूसरा इस डायरेक्शन फ्रॉम होम टू स्कूल. 5 किलोमीटर को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज डायरेक्शन विच इज हियर फ्रॉम होम टू स्कूल. और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बस हम 7 किलोमीटर बोल रहे हैं. 7 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्केलर और वेक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं. कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only but no direction, ठीक है? For example, distance, speed, work, energy, etc. Distance, speed, work, energy ये सब को मेंशन करने के लिए तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताना है. इसके बाद वेक्टर्स. वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी हम लोग देखें, उस तरह से वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है और फोर्स हो सकता है. और भी बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज करेंट ए स्केलर और वेक्टर, ठीक है? देखा जाए. देखो, क्लास 10 तक पढ़े हो कि करंट को हम लोग जनरली आई से नोट करते हैं. एक एग्जाम्पल ले लिया कि किसी ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है? लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाए, सपोज देयर इज 2 एम्पियर करंट, देयर इज 3 एम्पियर करंट. तो इस वाले ब्रांच में 2 एम्पियर करंट है, इस वाले ब्रांच में 3 एम्पियर करंट है. तो जो थर्ड ब्रांच होना चाहिए उसमें करंट होना चाहिए 5 एम्पियर, ठीक है? मतलब दो करंट को जब ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रा हम लोग यूज किए. लेकिन सपोज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 5 मीटर, ठीक है?
ये जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑब्वियसली नॉट 5 मीटर। तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हो कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √13 मीटर। तो √13 मीटर इज नॉट इक्वल टू 5 मीटर। मतलब अगर दो डिस्प्लेसमेंट को तुम ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हो तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड किया जा सकता है यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। लेकिन यहाँ पे दो करेंट को ऐड करने के लिए हमें कोई ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, इनको डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो वेक्टर होने का कंडीशन ये होना चाहिए कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, एज वेल एज दे शुड फॉलो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करे देन द गिवन क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तब भी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि इज करेंट ए स्केलर और ए वेक्टर, तो हमारा आंसर होगा कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कि करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाई? बिकॉज current does not follow vector addition rule, ठीक है, which may be triangle law और parallelogram law। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जनरली वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर ए बी है जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे टर्मिनेट कर रहा है। वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कभी-कभी हम लोग टेल बोलते हैं और वेक्टर जिस पॉइंट पे टर्मिनेट करता है उसको हेड बोलते हैं या कभी-कभी टिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो वेक्टर जिसका टेल ए है और हेड है बी। इसके बाद अगर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम लोग को लिखना चाहिए, पहले ए बी लिख दो और ए बी के ऊपर एरो लगा दो, ठीक है। तो अगर ए बी के ऊपर एरो लगा दें तो दिस रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए बी विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड टर्मिनेट्स एट बी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, तुम ए बी लिखो और ए बी को बोल्ड कर दो। बोल्ड करने का मतलब थिक कर दो, मोटा कर दो, ठीक है। तो ए बी लिखो और ए बी को मोटा कर दो, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स vector AB, means this represents magnitude and direction of vector AB, ठीक है। तुम चाहो तो वेक्टर को एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मेरा मन हो जाए तो इस AB वेक्टर को P वेक्टर से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि AB वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू P वेक्टर, या फिर P को मोटा कर दो तो P को मोटा कर दोगे तो ये हो जाएगा P वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हो कि किसी भी वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका में एरो लगा दो और दूसरा तरीका में बोल्ड कर दो, मीनिंग थिक कर दो, मोटा कर दो, ठीक है। और वेक्टर को दो लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दो लेटर में पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा लेटर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी एक वेक्टर है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे टर्मिनेट कर रहा है और कभी-कभी इसको सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी वेक्टर ए बी को हम लोग पी वेक्टर से भी डिनोट किए, ठीक है। तो तुम्हें केयर करना है कि इस फॉर्म में जब भी लिखोगे तो तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन करना है। अगर तुम सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब बोल सकते हो कि साइज ऑफ द वेक्टर,
या बोल सकते हो लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर का लेंथ कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। पहले ए बी वेक्टर लिख दो और मॉड लगा दो। तो मॉड ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर को बोल्ड करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोल्ड कर दो और मॉड लगा दो। कभी कभी हम लोग सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, मतलब इसमें एरो नहीं लगाएं और ना ही इसको बोल्ड किए। तो अगर हम एरो नहीं लगाएं और ना ही बोल्ड करें तो दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, सिमिलरली पी के टर्म में ऐसा लिख सकते हो, सिर्फ पी लिख दो या फिर पी वेक्टर का मॉड लगा दो या फिर वेक्टर पी बोल्ड लेटर में लिख दो। ठीक है, और मॉड लगा दो। तो इस तरह से हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है ये। सपोज देयर आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए directed towards east having magnitude 3 meter, vector B directed towards east having magnitude 3 meter, and vector C directed along northeast having magnitude 3 meter। यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मीनिंग हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 मीटर। लेकिन वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, लेकिन वेक्टर ए वेक्टर सी के बराबर नहीं है और ना ही वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर है। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर का कंडीशन हुआ कि टू वेक्टर्स मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड सेम डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो जाए तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, both having same magnitude but they are in opposite direction। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर A is negative of वेक्टर B, similarly वेक्टर B is negative of वेक्टर A। लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बोल सकते हो लेंथ, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस वेक्टर ए ले लो तो माइनस वेक्टर ए इज वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी ले लो तो माइनस वेक्टर बी इज वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, इक्वल टू 3 मीटर। तो बोल सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 मीटर। मतलब वेक्टर अगर नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहना चाहिए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर इक्वल टू 3 मीटर। जनरली स्टूडेंट्स बाद में मिस्टेक करते हैं कि वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 3 मीटर दिया हुआ रहे तो माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस 3 मीटर ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा 3 मीटर। और नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा तुम्हें कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, और इक्वल वेक्टर क्या होता है और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन 0 नहीं हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मीनिंग magnitude of vector A is always either greater than or equal to 0। ठीक है, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होगा। अगर कहीं पे कोई लिख दे कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू -3 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दो वेक्टर इक्वल हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा ये नहीं बता सकते। ठीक है, हम लोग दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बोल सकते हैं कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। ठीक है, मतलब हम लोग वेक्टर का साइज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वेक्टर में कौन वेक्टर बड़ा है कौन वेक्टर छोटा है बोलना थोड़ा गलत होगा। हमें बोलना चाहिए किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है और किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है। ठीक है, हाँ, लेकिन दो वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, देन टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर ए ग्रेटर देन वेक्टर बी बोल दे रहे हैं तब ये गलत है। वेक्टर ए लेस देन वेक्टर बी बोल दे रहे हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से बड़ा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैन बी स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मतलब वी कैन कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, बट वी कैन नॉट कंपेयर टू वेक्टर्स। हाँ, इसमें इक्वालिटी कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर वेक्टर ए ले लो और माइनस वेक्टर ए ले लो, the magnitude of these two vectors are equal। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन इज कि which of the following statements can be true, give reasons in support of your answer। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी के ऊपर एरो है एंड दिस इज इक्वल टू बोल्ड ए बी, क्या ये सही होगा? ए बी के ऊपर एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। सिमिलरली बोल्ड ए बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम ही क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो दोनों साइड में एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे सेकेंड पॉइंट भी सही हो गया। ठीक, थर्ड पॉइंट, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ए बी के ऊपर एरो, मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। राइट साइड में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन, लेफ्ट में वेक्टर पी में मॉड्यूलस लगाया हुआ है, मतलब वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और राइट साइड में 5 मीटर लिखा हुआ है, तो कोई वेक्टर पी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो दिस कैन बी ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वेक्टर्स आर शोन बिलो, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले देख लिया जाए क्या क्या वेक्टर दिया हुआ है। तो वेक्टर पी है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, वेक्टर क्यू जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर, उस तरह से वेक्टर आर, वेक्टर एस, वेक्टर टी, और इन सब का भी मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर पी इज लेस देन वेक्टर क्यू। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर को हम लोग बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट
ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि वेक्टर p का मैग्नीट्यूड इज लेस देन वेक्टर q का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। वेक्टर p का मैग्नीट्यूड वेक्टर q का मैग्नीट्यूड से कम है, तो इससे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में लेफ्ट साइड में मॉड्यूलस लगा हुआ है, राइट साइड में मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ है। तो मॉड्यूलस और एक साइड में मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही गलत कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है वेक्टर क्यू वेक्टर आर के इक्वल है। ठीक है, तो देखा जाए वेक्टर क्यू और वेक्टर आर, तो वेक्टर क्यू वेक्टर आर के इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डिफरेंट है। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर ऑप्शन ई बोल रहा है वेक्टर क्यू वेक्टर एस के बराबर है और वेक्टर क्यू वेक्टर एस इज इक्वल टू 3 मीटर। देखा जाए तो वेक्टर क्यू वेक्टर एस के तो बराबर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, डायरेक्शन भी बोलना चाहिए। यहाँ वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर एस लिखा हुआ है और इस साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इधर डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई इज इनकरेक्ट। फिर ऑप्शन एफ में वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 मीटर। देख लिया जाए तो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, वेक्टर टी का भी मैग्नीट्यूड 3 मीटर, तो ये सही है, ऑप्शन एफ इज करेक्ट। फिर ऑप्शन जी, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर टी इज इक्वल टू माइनस 3 वेक्टर। तो वेक्टर क्यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर टी, यहाँ तक सही, लेकिन लेफ्ट साइड में वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है और यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जी इनकरेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन एच, वेक्टर क्यू इक्वल टू माइनस वेक्टर टी इक्वल टू 3 मीटर, ये भी इनकरेक्ट ही है क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आई, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड। देखा जाए वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर टी का मैग्नीट्यूड 3, इसलिए ऑप्शन आई करेक्ट हो गया। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तब आगे बढ़ो, और अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो फिर से रिवाइज करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसलेशन मीन्स बोल सकते हैं कि वेक्टर को शिफ्ट करना। हम लोग एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, तो तुम चाहो तो वेक्टर ए को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। जनरली ऐसा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग बाद में करेंगे या फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर ए दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उसको तुम जहां मन वहां लेके जा सकते हो, बस एक ही कंडीशन होना चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको हम लोग चाहें तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते, तो हम लोग इस वेक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे भी इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। इसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो दोनों का टेल एक ही जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का टेल एक जगह पे है। इस तरह के वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो कोइनिशियल वेक्टर बोलने का मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह पे है, मतलब दो वेक्टर का टेल एक जगह पे है। तो अगर दो वेक्टर का टेल्स एक जगह पे हो जाए तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, जो भी एंगल हो, मान लिया दिस एंगल इज थीटा,
दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल होने के लिए दो वेक्टर का टेल एक ही जगह पे होना चाहिए। तो टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स शुड कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पे रहना चाहिए। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है और दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए दोनों का टेल एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेड और टेल है, तब तो दिक्कत है। हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा। हम लोग आइदर ए को शिफ्ट कर सकते हैं बी के टेल पे, या फिर बी को शिफ्ट कर सकते हैं ए का टेल पे। हम लोग ऐसा करते हैं कि ए को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिया। तो वेक्टर ए को इस तरह से शिफ्ट किया गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल एक ही जगह पे आ जाए। तो यहाँ पे जब वेक्टर ए को शिफ्ट किया गया तो हम लोग देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। मतलब जब भी इस तरह का केस दिया रहे कि एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए का हेड पे वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल अगर बताना है तो वेक्टर ए को प्रोड्यूस कर दो और फिर जो एंगल मिले वही एंगल होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिमेंबर दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों का हेड एक जगह कोइंसाइड कर रहा है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फिर से शिफ्टिंग कर दिया जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी को सच दैट कि दोनों का टेल एक ही जगह पे आ जाए। हम लोग ऐसा किए कि ए को अगर शिफ्ट करें तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, और बी को अगर शिफ्ट कर दें तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। बोलने का मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 45 डिग्री फॉर दिस सिचुएशन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है जो कि ए के लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और तुम्हें बताना है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो तुम ऐसा करो कि वेक्टर ए को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर वेक्टर ए को शिफ्ट कर दो इस जगह पे, ठीक है, सच दैट कि टेल वेक्टर बी के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज 60 डिग्री। तो बस तुम्हें शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है एंड यू कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसके बाद दो स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन and you have to calculate angle between vector A and vector B। तो शिफ्टिंग कर सकते हो। शिफ्टिंग ऐसे कर दो कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लो और फिर वेक्टर ए के टेल पे वेक्टर बी को डाल दो, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो एंगल इज टेकन एज 0 डिग्री, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग कभी कभी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अगर पैरेलल वेक्टर्स हो जाए तो थीटा इज टेकन एज 0 डिग्री। सिमिलरली अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 180 डिग्री देखा जाए। तो पहले वेक्टर ए को शिफ्ट कर दो, ठीक है।
इसके बाद वेक्टर बी को शिफ्ट कर दो और कुछ इस तरह से शिफ्ट करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल एक ही जगह पे आ जाए। इस बार देख सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो थीटा बिकम्स 180 डिग्री। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को कभी कभी एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाए देन थीटा इज टेकन एज 180 डिग्री। इसके बाद तुम्हें याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता है और 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड बोथ इंक्लूडिंग, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन एज 0 डिग्री इफ दे आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो जाए तो एंगल बिटवीन देम इज टेकन एज 0 डिग्री। सिमिलरली अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा इज टेकन एज 180 डिग्री। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन मिले कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो एंगल इज टेकन एज 180 डिग्री। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 से ज्यादा नहीं लेना है और 0 से कम नहीं लेना है, 0 से 180 के बीच में ही रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल वेक्टर जिसका नाम जीरो वेक्टर भी होता है। तो जीरो वेक्टर बोलने का मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब इसका लेंथ 0 है या साइज 0 है, ठीक है। तो अगर साइज 0 हो जाए तो उसका डायरेक्शन हम लोग किधर लेंगे, तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे पता नहीं। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे बोलने का मतलब ये हुआ कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग किधर भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मतलब आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है कुछ भी, ठीक है। तो जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 0 and arbitrary direction, ठीक है। मतलब जीरो वेक्टर तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि a vector whose magnitude is 0 and has arbitrary direction। और जीरो वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं 0 के ऊपर एरो लगा करके या फिर बोल्ड 0 कर दो। ऑब्वियसली जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है।